What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 3 of the GNG 2.0 for class 11th और guys आज हम इस चैप्टर को करेंगे खत्म। पार्ट 1 में हम लोगों ने मेनली सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे, पार्टनरशिप को खत्म करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी को पढ़ते हैं और चैप्टर को करते हैं क्लोज। तो जल्दी से आई नीड अटेंडेंस, मुझे देखना है मेरे क्लास 11th वालों का जोश, जज्बा, जुनून। जल्दी से अटेंडेंस लगाओ। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। मेरे प्यारे चिंटू और चिंटी, हम लोगों ने बच्चों काइंड्स ऑफ पार्टनर्स तो पढ़ लिए थे, अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हमको पढ़नी है। बहुत आसान है बच्चों। 4 प्रकार की पार्टनरशिप हो सकती है जिनको 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एक ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें बच्चों तो एक तो जनरल पार्टनरशिप होती है जिसमें सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। बट एक नई काइंड ऑफ पार्टनरशिप आजकल अलाउड है जिसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अरे वाह सर, मतलब वो जो लिमिटेशन था ना पार्टनरशिप का, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वो खत्म हो गया इसके अंदर। इसके अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है। यानी यहां पे कंपनी वाला फीचर आ गया, कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और पार्टनरशिप के फीचर्स भी आ गए। तो एक तरीके से जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है ना, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंपनी का भी और पार्टनरशिप का भी। इसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, डिटेल में भी पढ़ते हैं। इसी तरीके से ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो टाइम बेसिस के आधार पे एक होता है पार्टनरशिप एट विल। एट विल का मतलब अपनी इच्छा से। एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई है। भाई देखो, पार्टनरशिप एट विल होता है कि हमने बिजनेस शुरू करा, हमारी अच्छी बनी 1-2 साल, हमने बढ़िया से करा, हमारी बननी बंद हो गई, अब अच्छे से नहीं बन पाती हमारी, हम आपस में इतना बढ़िया नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन डिस्प्यूट्स होते हैं, पार्टनरशिप खत्म कर दी। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आपने पार्टनरशिप कर ली, जब वो प्रोजेक्ट, जब वो डील खत्म हो गई तो पार्टनरशिप भी खत्म हो गई, है ना, वो इसमें आता है। देखो, सबसे पहले ड्यूरेशन के बेसिस पे बात करें तो एट विल, पर्टिकुलर, जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एट विल का मतलब क्या होता है। एट विल का मतलब अपनी इच्छा से, मेरा जब तक मन करेगा तब तक पार्टनरशिप चलाऊंगा, जब मेरी नहीं बनेगी तो पार्टनरशिप खत्म। एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स, कॉन्सिक्वेंटली इट कम्स टू एन एंड एज एंड व्हेन वन और मोर पार्टनर्स एक्सप्रेस देयर डिजायर टू डिसॉल्व बाय गिविंग अ नोटिस। जब चाहे तब नोटिस देके इसको बंद कर सकते हैं। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो। इन सर्टेन केसेस अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, से 2 years के लिए हो सकती है, 5 years के लिए हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है, ऑल्सो फर्म्स गेट इनटू पार्टनरशिप फॉर परसुइंग अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हो सकती है। तो दोनों ही केसेस में पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट मतलब बच्चा खत्म हो जाएगी, जब वो टाइम खत्म हो जाएगा या वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। सिंपल? हाँ सर, बढ़िया सर, बढ़िया। अब बात करें अगर लाइबिलिटी के बेसिस पे बाबू, तो लाइबिलिटी में जनरल और लिमिटेड। जनरल तो आप सब जानते ही हो कि सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। सभी पार्टनर्स को पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिलता है मैनेजमेंट में, है ना। सभी के एक्ट्स बाइंडिंग होते हैं एक दूसरे के ऊपर। रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, नॉट कंपलसरी, ऑप्शनल होता है। और पार्टनरशिप कब खत्म हो जाती है, जब किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, वो पागल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तब। ठीक है बच्चा। और लिमिटेड की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सावधान इंडिया सवाल है, आपको पता होना चाहिए। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज लिमिटेड एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के। भाई किसी ना किसी को तो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा ना, तो सभी की लाइबिलिटी लिमिटेड है एक्सेप्ट वन। एक की अनलिमिटेड होगी, उसी को मेजर रोल भी दिया जाएगा, वही मेजर सारे काम करेगा, वही मेन बिजनेस को चलाएगा। तो क्या बोल रहा है, द पार्टनर्स हुज लाइबिलिटी इज लिमिटेड do not have the right to manage and control the business. Their acts are also not binding on the other partners. Registration इसका compulsory होता है and partnership does not get terminated on the death, lunacy, retirement और death of the partner. ये ऐसे बंद नहीं होती, ये नोटिस दे के ही बंद होगी, प्रॉपर डिसॉल्व होगी एक्ट में ही।
ठीक है, एलएलपी का एक्ट ही अलग है, पार्टनरशिप का एक्ट अलग है, ठीक है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एलएलपी एक्ट ही अलग है बच्चा। ओके, अच्छा सर, ठीक है। पार्टनरशिप डीड पे बाबू हमने कल चर्चा कर ली थी। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप होंगे। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एन एग्रीमेंट, ठीक है, हु आर डिजायरस, डिजायरस का मतलब जिनकी इच्छा है, ऑफ सेटिंग अप अ पार्टनरशिप फर्म, ऑल्दो इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, रिटन नहीं भी होगा तो चलेगा, बट एडवाइजेबल यही होता है कि रिटन हो, ठीक है। तो वो रिटन एग्रीमेंट जिसके अंदर सारी की सारी चीजें लिखी हो उसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। डीड में क्या क्या होता है बेटा? बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, कोई भी 5-6 याद रख लेना, बाकी ईटीसी लगा देना। नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, किसने कितना पैसा लगाया हुआ है, प्रॉफिट लॉस कैसे बांटते हैं, किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी कितनी सैलरी है, कैसे एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे दिया जाएगा, डिसोल्यूशन कैसे होगा, खाते कैसे बनेंगे, ऑडिट कौन करेगा, डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होंगे, तो सब कुछ, मतलब जहां भी लड़ाई हो सकती है ना वो सब यहां लिख दिया गया। ठीक है बेटा, बढ़िया सर, मस्त। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है, एडवाइजेबल है, होता है कि करा लो, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तब भी क्या बोल रहा है? इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस इनटू एग्जिस्टेंस इट इज नॉट कंपलसरी टू रजिस्टर, हाउएवर इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। क्यों? ये भी मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि अगर अनरजिस्टर्ड हो, अ पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म। पार्टनर फर्म पे केस नहीं कर सकता, फर्म पार्टनर पे नहीं कर सकती, फर्म थर्ड पार्टी पे नहीं कर सकती। सूट का मतलब होता है बाबू केस। ठीक है, बढ़िया सर, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर व्हाट इज दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी? नाम में ही है, बोलते हैं ना कोऑपरेशन करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की हेल्प करना। तो जहां पे बच्चों मिनिमम 10 लोग आएंगे, वो भी एडल्ट, मिनिमम 10 लोग आएंगे, मैक्सिमम की कोई ऐसी एज सच सीमा नहीं दी गई है, मिनिमम 10 लोग आएंगे और मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे जिसमें 10 के 10 लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे, एक पूल इकट्ठा हो जाएगा, उससे बिजनेस करेंगे और अपने ही मेंबर्स के लिए करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोग एक कॉलोनी में रहते हैं, उन्होंने मिलकर एक सोसाइटी बना ली। अब भाई आटा तो हर घर को चाहिए ना, कोई 1 किलो लाता है, कोई 2 किलो लाता है, कोई 3 किलो लाता है, कोई 5 किलो लाता है, अलग अलग लाते हैं तो महंगा पड़ता है। अगर 10 के 10 परिवार एक ही बार मिलके 100-150 किलो आटा लेके आए, सस्ता पड़े सबको। ये कोऑपरेटिवली उन्होंने करा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे मेंबर्स कोऑपरेटिवली बिजनेस करें, अलग अलग प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, माल बेचने के लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव, तो अलग अलग तरीके की सोसाइटीज हो सकती हैं बेटा, उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। इसका भी अलग एक्ट है। तो देखो क्या बोल रहा है, द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन, वॉलेंट्री मतलब आपकी इच्छा है, इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो एक साथ आएंगे, हु जॉइन्स टुगेदर, जो एक साथ में आएंगे विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इनटू एग्जिस्टेंस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ये ध्यान रखना है बच्चों, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और इसका एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। एक्ट कौन सा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। क्या बात है सर। फीचर्स देखो, यहां से तुम्हें मस्त समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बेटा जो इसकी मेंबरशिप है वो वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री का मतलब आपकी इच्छा है, आप जब चाहे सोसाइटी का पार्ट बन सकते हो, आप जब चाहे सोसाइटी को छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब कि इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है भाई, रजिस्ट्रेशन इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर होगा, तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन होते ही ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। मतलब अभी तक किसी की भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, ना तो सोल प्रोप्राइटरशिप की, ना ही एचयूएफ में कुछ था ऐसा, ना ही हमारे पास पार्टनरशिप में कुछ ऐसा था, लेकिन इसमें है। राइट, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे मेंबरशिप वॉलेंट्री है, आपकी इच्छा है, जब चाहे अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन, अ पर्सन इज फ्री टू एग्जिट, जब मन करे तब। लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन बच्चा कंपलसरी है। तो अकाउंट्स जो है, दिस अकॉर्ड्स, अकॉर्ड्स का मतलब होता है प्रोवाइड करना, अ सेपरेट आइडेंटिटी टू द सोसाइटी। देन लाइबिलिटी बाबू लिमिटेड रहेगी।
लाइबिलिटी लिमिटेड रहने का क्या मतलब है, जिसने जितना पैसा लगाया है बस वो वहां तक के लिए ही लाइबल है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल सोसाइटी में 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो सोसाइटी अगर कोई भी लोन लेगी तो मैं तो सिर्फ 1 लाख तक के लिए लाइबल हूं, उससे ज्यादा के लिए लाइबल नहीं हूं, मेरे पर्सनल एसेट सेफ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, देन कंट्रोल। बताओ जरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होगा? बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये लोग एक मैनेजिंग कमिटी बनाते हैं कि भैया एक कमिटी डिसाइड कर लेते हैं जिसमें वोटिंग से मेंबर चुने जाएंगे, 5-7 लोगों की कमिटी बनाएंगे, मेजर डिसीजन सब वही लेंगे। तो जितना भी कंट्रोल, जितने भी डिसीजंस हैं वो जाता है इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। अब जैसे नॉर्मली हर 1 साल 2 साल बाद ये इलेक्शंस होते रहेंगे और कमिटी के मेंबर्स चेंज होते रहेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद इनका जो मोटिव होता है वो अपने मेंबर्स को सर्विस देना होता है और कुछ नहीं है। द मेन मोटिव इज टू सर्व देयर मेंबर्स फॉर द म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स। फायदे क्या होंगे बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी के? नंबर 1, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। इक्वल अधिकार दिया गया है सबको वोट करने का, यानी किसने कितने पैसे लगाए इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं 100 रुपए लगा के सोसाइटी का मेंबर बना, आप लाख रुपए लगा के सोसाइटी के मेंबर बने, जब बात होगी डिसीजन मेकिंग की तो मेरा भी एक वोट है, आपका भी एक वोट है, दोनों के पास अधिकार बराबर है। तो इक्वालिटी है वोटिंग स्टेटस में। दूसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे बड़ा एडवांटेज बच्चों। अगर यहाँ अनलिमिटेड होती तो ये डीमेरिट बन जाता, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी है, सबसे बड़ा एडवांटेज। स्टेबल एग्जिस्टेंस, किसी भी पर्सन के डेथ से, बैंकरप्सी से, इंसेनिटी से, डेथ मतलब मर जाना, बैंकरप्ट यानी पैसे खत्म हो गए उसके, बिल्कुल दिवाला निकल गया, इंसेनिटी मतलब पागल हो गया, तो किसी भी एक मेंबर पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ जाने से सोसाइटी की एग्जिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती थी, सोल प्रोप्राइटरशिप भी खत्म हो जाता था, सोसाइटी खत्म नहीं होती, सोसाइटी चलती रहती है। तो क्या बोल रहा है? डेथ, बैंकरप्सी, इंसेनिटी ऑफ द मेंबर डू नॉट अफेक्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ सोसाइटी। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, सोसाइटी के ऑपरेशंस हमेशा फायदे में रहते हैं। क्यों? क्योंकि बल्क में होता है जो भी होता है। यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब सस्ता होना है। जैसे मैंने अभी आटे का एग्जांपल दिया था ना, कि हम इकट्ठे 10 लोगों के 10 परिवार के लिए आटा एक साथ खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा ना बेटा। तो जो भी काम करती है सोसाइटी बल्क में करती है तो उसको सस्ता पड़ता है। द मेंबर जनरली ऑफर ऑनरेरी सर्विसेज टू द सोसाइटी, कोई उनको प्रोफेशनल्स हायर नहीं करने पड़ते, सब सस्ता पड़ता है। सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से भी बच्चों सपोर्ट मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यहाँ देखती है कि डेमोक्रेसी है और फायदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट देती है। सोसाइटी से टैक्सेस कम लेती है, सब्सिडीज देती है, अगर सोसाइटी लोन लेने जाती है तो उसको सस्ते में मिलता है, तो गवर्नमेंट भी हेल्प करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। उसके बाद फॉर्म करना बहुत आसान है, वॉलेंट्री एसोसिएशन है, मेंबर्स आए, प्रोसीजर सिंपल है, आसानी से सोसाइटी बना सकते हो, तो फॉर्मेशन इज इजी। सर लिमिटेशंस क्या क्या होंगे सोसाइटी के? नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेज। बेटा पैसा लिमिटेड होगा, क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ जितने सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन्होंने लगाया है, तो अब सोसाइटी के मेंबर्स भी कहां तक पैसा लगाएंगे, है ना। तो बोल रहा है रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स विद लिमिटेड मींस। उसके बाद मैनेजमेंट इनका भी इनएफिशिएंट होगा। इनएफिशिएंट क्यों होगा बेटा? देखो सिंपल सी बात है, ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस तो करते नहीं है कि इनको बहुत सारे प्रॉफिट्स होंगे, ये तो अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अब ये लोग अपना मैनेजमेंट भी आपस में ही देख लेते हैं, अंदर अंदर के लोग ही मैनेज कर लेते हैं। अब इतने सारे लोग एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते ना मैनेजमेंट में। बड़ी बड़ी कंपनी तो एक्सपर्ट्स को हायर करती है, मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉइज को हायर करती है, उनको बहुत सारी सैलरीज देती है, तभी तो अच्छा होता है। लेकिन इनके साथ ऐसा कोई भी केस नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खुद ही करना है, तो एफिशिएंसी कई बार नहीं आ पाती। क्या बोल रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर अनेबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर्स, क्योंकि उनके पास हाई सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। लैक ऑफ सीक्रेसी, बेटा ये अपने सारी की सारी चीजें सीक्रेट नहीं रख सकते। क्यों सीक्रेट नहीं रख सकते? क्योंकि सारे डिस्कशंस ओपन होंगे, मीटिंग्स होंगी टाइम टू टाइम, मेंबर्स को सब कुछ बताना पड़ेगा, तो कोई ना कोई डिस्क्लोज कर ही देता है कि सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है। भाई जितने भी लोग हैं सबको एक वोट का अधिकार है, तो सबके साथ ही डिस्कशंस होंगे, तो कुछ भी यहाँ पे सीक्रेट नहीं रहता। उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल, भाई सरकार अगर इनको इंसेंटिव्स देती है, सरकार इनको फायदे देती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपना कंट्रोल भी बनाती है इनके ऑपरेशंस पे। गवर्नमेंट बोलती है आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। अनसर्टेनिटीज के टाइम पे गवर्नमेंट इन सोसाइटीज की हेल्प भी लेती है कहीं ना कहीं, राइट। देखो बोल रहा है इन रिटर्न ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट सोसाइटीज हैव टू कंप्लाई
विद मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू ऑडिटिंग ऑफ देयर अकाउंट्स। मतलब जो इनके अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करना, उसको सबमिट करना, ये सरकार की तरफ से उनके ऊपर एक परमानेंट बर्डन है, राइट। देन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, बेटा ये तो होगा ही होगा, जब बहुत सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगे तो अलग अलग ओपिनियंस आना, थॉट प्रोसेस होना अलग अलग, ये तो तय है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। बढ़िया सर, वेरी वेरी सिंपल। सर कितने प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं? बच्चों सबसे पहले बोल रहा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनी होगी? बेटा इसके अंदर ना सारे कंज्यूमर्स होंगे, वही आटे वाला एग्जाम्पल, आटा, सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं, सोसाइटी बना ली, अलग अलग आटा ना खरीद के, अलग अलग सब्जी ना खरीद के, अलग अलग सामान ना खरीद के, बल्क में ले आते हैं, सबका फायदा हो जाता है। देखो बोल रहा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर्स, मेंबर्स इनके कंज्यूमर्स होते हैं जिनको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए रीजनेबल प्राइस पे। दूसरा कौन सा होता है बेटा? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मुझे जल्दी से एक बात बताओ, क्या एक कॉलोनी में जिसके अंदर 50-100 घर हैं उसके अंदर लोग प्रोड्यूसर भी होंगे जो सामान बनाते होंगे, उनको रॉ मटेरियल भी चाहिए, इनपुट्स भी चाहिए, रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, कितना सारा इनपुट्स खरीदने पड़ते हैं ना। तो क्यों ना सारे प्रोड्यूसर मिलके एक सोसाइटी बना ले, अलग अलग इनपुट ना खरीद के एक साथ बल्क में इनपुट्स खरीदे, तो सभी का फायदा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो यही काम होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। दीज सोसाइटीज आर सेट अप to protect the interest of small producers. The members comprise of producers desirous of procuring inputs, जिनको inputs लेने हैं mainly for production of the goods and services and to meet the demand of consumers, ताकि इनको input सस्ते पड़ सके। Marketing का क्या मतलब होता है बच्चों? Marketing होता है माल बेचने के लिए। जितने भी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं ना बेटा, कई बार वो अच्छे से एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाते अपने प्रोडक्ट का, मार्केट तक अपना प्रोडक्ट सही से बेच नहीं पाते, तो वो अपना प्रोडक्ट अच्छे से तब बेच पाएंगे जब सारे प्रोड्यूसर्स एक साथ में बेचेंगे, साथ में मिलके आएंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे, मिलके एडवर्टीजमेंट करेंगे, एक बेटर प्राइस मिलेगा उनको। मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका एक एग्जाम्पल ऐसे देखो, सपोज 3 कंपनीज हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, ये अपना प्रोडक्ट बेच रहा है लेट सपोज 25 रुपए का। चिंटू कस्टमर है, चिंटू बहुत चालाक है, चिंटू इसके पास गया, चिंटू ने बोला कितने का प्रोडक्ट है, इसने बोला 25 का। इसने कहा अभी रुको मैं बी के पास होके आता हूँ। फिर ये गया बी के पास, बी ने बोला अच्छा ए कितने का बेच रहा है? चिंटू ने बोला वो तो 24 का बेच रहा है, जबकि वो 25 का बेच रहा था। चिंटू ने बोला मुझे आप 23 का दोगे तो बताओ। बी मान गया, बी ने कहा चल ठीक है यार 23 का दे दूंगा। चिंटू ने बोला अभी रुको सी के पास होके आता हूँ। चिंटू गया सी के पास, बोला ए और बी जो है वो 22 रुपए का बेच रहे हैं ये प्रोडक्ट, आप कितने का दोगे? अब माल तो सबको बेचना है। इसने बोला चल मैं 21 का दे दूंगा, तू मेरे से ले ले। आप मुझे बताओ बच्चों, क्या कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट का कस्टमर को बहुत सस्ता प्राइस पड़ गया? है ना, क्योंकि कंपटीशन था। अब अगर ये तीनों मिलकर एक सोसाइटी बना लें तीनों मिलकर एक सोसाइटी बना लें और प्रोडक्ट का प्राइस कर दें 26 रुपए, ना 25, ना 23, ना 21, तो क्या आप कस्टमर को 26 देने पड़ेंगे? कस्टमर का यहाँ पे नुकसान हो गया, लेकिन प्रोड्यूसर का तो फायदा हो गया ना, माल बेचना आसान हो गया उसके लिए। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बनती है? टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, ताकि वो अपना माल अच्छे से बेच पाए। ठीक है, द मेंबर कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइसेस फॉर देयर आउटपुट। तो कंज्यूमर सोसाइटीज कंज्यूमर के भले के लिए, प्रोड्यूसर सोसाइटीज प्रोड्यूसर के भले के लिए, मार्केटिंग सोसाइटी सेलर के भले के लिए। अब वो सेलर प्रोड्यूसर भी हो सकता है। ठीक है, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए होगी बच्चा? फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी किसान के लिए। फार्मर के लिए भाई, फार्मर को रीजनेबल प्राइजेस पे इनपुट्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए। तो फार्मर के भले के लिए जो सोसाइटी बनी होगी उसको बोलेंगे फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। द सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट्स एट रीजनेबल कॉस्ट्स। बेटर इनपुट्स देंगे, रीजनेबल कॉस्ट पे देंगे। ठीक है, द मेंबर कंप्राइज ऑफ फार्मर्स हु विश टू जॉइंटली टेक अ फार्मिंग, मिलजुल के जॉइंटली फार्मिंग करेंगे। क्रेडिट कोऑपरेटिव किस लिए होंगी बेटा? उधार के लिए। भाई देखो पैसे की जरूरत तो सबको पड़ती है ना। अब कई बार बैंक से लोन नहीं मिलता,
बैंक से लोन नहीं मिलता तो सोसाइटी लोन देती है, मिलजुल के सारे अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और जिसको जरूरत है उसको लोन देते हैं और थोड़ा सा उससे इंटरेस्ट भी ले लेते हैं। इसमें इनकी कमाई भी हो जाती है, सामने वाले की पैसे की नीड्स भी पूरी हो जाती है। सपोज 50 मेंबर हैं, 50 के 50 लोगों ने थोड़ा 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 पैसा जोड़ दिया और किसी एक मेंबर को पैसे की जरूरत है, इसको बैंक से मिल नहीं रहा, फॉर्मेलिटी नहीं हो पा रही पूरी, या वो बहुत ज्यादा गिरवी रखने के लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं, तो डायरेक्टली सोसाइटी से ले सकता है बच्चों। ये सोसाइटी को इंटरेस्ट का फायदा होगा, इसको लोन का फायदा होगा। अब क्योंकि ये उसी कॉलोनी में रहता है तो इसके ऊपर नजर भी रखी जाएगी, ये भाग भी नहीं सकता, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट on reasonable terms to the members. The members comprise of persons who seek financial help in the form of loans. Cooperative housing societies किस लिए होंगी, चलो बताओ। हाउसिंग सोसाइटीज बेटा नाम में लिखा हुआ है। हाउसिंग का क्या मतलब हुआ, हाउसिंग का मतलब जो मकान देंगी बने बनाए या फिर प्लॉट्स दिलवाएंगी आपको किस्तों पे। क्या बोल रहा है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प पीपल with limited income to construct houses at reasonable cost. आपके मकान बन जाए सस्ते में, क्योंकि देखो अगर एक बंदा मटेरियल खरीदेगा तो महंगा पड़ेगा, एज अ सोसाइटी बल्क में मटेरियल खरीदेंगे सस्ता पड़ेगा, बल्क में लेबर को बुलाएंगे सस्ती पड़ेगी, हर चीज सस्ती पड़ती है ना बेटा। दूसरी बात, जब एज अ सोसाइटी बार्गेन करते हो तो बेटर प्राइसेस भी मिलते हैं, राइट। द मेंबर ऑफ दीज सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर डिजायरस ऑफ प्रोक्योरिंग रेजिडेंशियल एकोमोडेशन एट लोअर कॉस्ट। एकोमोडेशन का मतलब घर, ठीक है। तो 6 सोसाइटी हो गई, एक कंज्यूमर के लिए, 2 प्रोड्यूसर के लिए, एक प्रोड्यूसर को माल दिलवाएगी, एक प्रोड्यूसर का माल बिकवाएगी, जो बिकवाने वाली है उसको मार्केटिंग बोल देते हैं। एक बेसिकली हो गई फार्मर के लिए, एक हो गई उधार के लिए, एक हो गई घर के लिए। 6 सोसाइटीज बच्चों यहां पे हो गई, बढ़िया सर। अब आ रहा है मेरी जान आखिरी फॉर्म, जिसको बोलते हैं कंपनी। जिसको क्या बोलते हैं, कंपनी। सर कंपनी क्या है, आओ जरा देखें। देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोल रहा है काफी सारे शब्द हैं। जॉइंट का क्या मतलब हुआ, मिलजुल के, कलेक्टिवली। स्टॉक का क्या मतलब होता है, स्टॉक का मतलब होता है सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, जैसे डिवेंचर्स, ये सारी सिक्योरिटीज। और कंपनी का क्या मतलब होता है, कंपनी का मतलब एक लीगल एंटिटी जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन से बनी है। तो कंपनी क्या है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे पहले कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है भाई, मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी। रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट करता है, एन एसोसिएशन ऑफ पीपल। एसोसिएशन ऑफ पीपल का मतलब इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कलेक्टिवली उसकी सिक्योरिटीज को अपने पास खरीदा हुआ है। इसका मतलब यह है बेटा कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं पैसा लगाने वाले, उन सब लोगों के अलग अलग लोगों के ज्वाइंट मनी से एक बड़ा बिजनेस बनता है और उस बड़े बिजनेस की एक सेपरेट पहचान होती है जिसको कंपनी बोलते हैं, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, सबसे पहले ये समझो, आजा यार, कंपनी क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी with a perpetual succession and a common seal. What is a company? A company is an artificial person. बेटा कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है हमारे आपके जैसा कि भाई चूटी मारेंगे तो दर्द होगा कंपनी को, ऐसा नहीं होगा। आर्टिफिशियल पर्सन है यानी क्रिएटेड बाय लॉ है, लॉ में ही इसका रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनीज एक्ट 2013 आजकल चलता है, पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, बट अभी कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है। तो लॉ में ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, कंपनी बनेगी, कंपनी की अपनी पहचान होगी, हर कंपनी अपने नाम से जानी जाती है। जैसे रजत अरोड़ा इज अ सेपरेट एंटिटी, डीसी लाइन इज अ सेपरेट एंटिटी। डीसी लाइन एक सेपरेट कंपनी है जो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है, जैसे 11, 12, सीए, सीएस, सीएमए, एसीसीए, सीएफए, हम करियर्स बनाते हैं, राइट। और रजत अरोड़ा इज जस्ट अ टीचर जो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स अलग अलग जगह पढ़ाते हैं, कुछ 11th में, कुछ 12th में, कुछ सीए में, कुछ सीयूईटी में, कुछ सीएस में, है ना। तो अलग अलग पहचान है, पर्सन अलग होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल अलग होते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। परपिचुअल सक्सेशन है, परपिचुअल सक्सेशन का मतलब बच्चा मेंबर्स में कम एंड गो, बट कंपनी में गो ऑन फॉरएवर।
आज अगर रजत अरोड़ा बीमार है तो रजत अरोड़ा का इंडिविजुअल काम रुक जाएगा, राइट, बट डीसी का काम नहीं रुकेगा। सर डीसी का काम क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि सारे टीचर्स अपना अपना काम कर रहे हैं। जो टीचर सीए में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, टॉपर्स बना रहे हैं। जो सीएस में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, जो सीएमए में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, जो एसीसीए में पढ़ा रहे हैं, 11th में पढ़ा रहे हैं, 12th में पढ़ा रहे हैं, सीयूईटी में पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं। तो मेंबर में कम एंड गो, कोई आ सकता है कोई जा सकता है, कंपनी में गो ऑन फॉरएवर, इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, है ना। अब कंपनी बच्चों जब आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी, है ना, कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, एसेट भी खरीद सकती है, किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, कोई कंपनी पे केस भी कर सकता है। तो कंपनी का अपना एक सिग्नेचर भी तो होना चाहिए। तो उस सिग्नेचर को बोलते हैं बाबू कॉमन सील। अभी ये ऑप्शनल हो गया है। कॉमन सील पहले कंपलसरी होता था, तुम्हारी किताबों में अभी नहीं आया, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि अभी कॉमन सील ऑप्शनल हो गया बेटा तुम्हारे नॉलेज के लिए। तो कंपनी क्या है? कंपनी बेटा एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एक सेपरेट पहचान है, जिसका परपेचुअल सक्सेशन होगा और जिसकी एक कॉमन सील होगी। अब कंपनी जो बनती है बेटा वो दो तरीके की बन सकती है, वैसे तो बहुत सारे तरीके की बन सकती है, लेकिन मेनली आपको दो ही पढ़ाई जाती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। एक तीसरा होता है वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। ऐसे तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, पता नहीं पेरेंट कंपनी, बहुत सारे तरीके की कंपनीज, फॉरेन कंपनी, बहुत सारे तरीके की कंपनीज बेटा हो सकती हैं। वो जब तुम हायर क्लासेस में आओगे, लाइक सीएस, सीएस, सीएम में, ग्रेजुएशन में आओगे, वहां पे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। यहां पे ध्यान रखो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ठीक है। देखो प्राइवेट कंपनी बाबू वो कंपनी है जिसके अंदर कम से कम 2 मेंबर्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर्स होंगे। तो 2 से 200 मेंबर्स जब मिलजुल के अपना पैसा लगा के, भाई मैं और मेरे 10 फ्रेंड्स, हम 11 लोगों ने मिल के एक कंपनी बना दी, तो वो एक कौन सी कंपनी बनेगी? प्राइवेट कंपनी, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें कि हमने पब्लिक को इनवाइट करा, हम इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो गए कि हमारे सिर्फ हम 200 लोगों ने भी पैसा लगा लिया, अब भी ग्रोथ के लिए और पैसा चाहिए, तो फिर आप देखते हो कि जनता जो है, पब्लिक जो है, वो कंपनीज के शेयर्स खरीद सकती है। शेयर्स खरीदने का क्या मतलब होता है बेटा? कि आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उनका एक हिस्सा खरीद रहे हो। तो एज अ जनरल पब्लिक जब इतनी सारी जनता कंपनी को इतना सारा पैसा देती है, तो वो कंपनी बन जाती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। इसके मेंबर्स का कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहो उतने लोग पैसा लगा सकते हैं। तो बेयर मिनिमम 2 से 200 प्राइवेट कंपनी में होते हैं, बेयर मिनिमम 7 से अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी में होते हैं, और एक अकेला शेयर सब पे भारी। अगर एक सोल प्रोप्राइटर चाहे और वो अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करा दे, तो फिर वो बन जाएगा वन पर्सन कंपनी। यानी यहां पे देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में उसकी लाइबिलिटी कैसी होती थी? अनलिमिटेड होती थी, और उसके बहुत सारे उसको जो रेस्ट्रिक्शंस होते थे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते थे, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर था। अब वो खुद को एज अ कंपनी दिखाएगा कि मैं तो वन पर्सन कंपनी हूं, मैं तो ओपीसी हूं, तो बैंक में भी ज्यादा इज्जत, लोन भी आसानी से मिलेगा, पब्लिक में भी ज्यादा वैल्यू। कंपनी तो कंपनी है ना यार। तो प्राइवेट कंपनी जो कुछ प्राइवेट लोगों की होती है, पब्लिक कंपनी जिसमें जनता का भी पैसा इन्वेस्टेड होता है, ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी। बढ़िया समझ में आया? देखो क्या बोल रहा है? A company can be described as an artificial person having a separate legal entity, perpetual succession and a common seal. Company is governed by Companies Act. As per section 2 subsection 20 of the act, a company means a company incorporated under this act. बोल रहा है कि कंपनी या तो वो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड होना, या फिर किसी अदर एक्ट में भी हो सकती है। जैसे 2013 से पहले 1956 था, उससे पहले उससे पुराना वाला कंपनीज एक्ट था। तो किसी भी एक्ट में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप कंपनी हो, ठीक है। ओनरशिप कंपनी की बेटा शेयर होल्डर्स के पास होती है। शेयर होल्डर कौन है? जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, वो मालिक होते हैं। जबकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू। कंपनी में आप पैसा लगा के शेयर होल्डर बन सकते हो,
लेकिन आप मैनेजमेंट में नहीं जाओगे। मैनेज तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे। जैसे आप जब चाहे रिलायंस का शेयर खरीद सकते हो, टाटा का शेयर खरीद सकते हो, अडानी का शेयर खरीद सकते हो, आप जिस पब्लिक कंपनी का चाहो उस पब्लिक कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, लेकिन डिसीजंस वहां पे भी, मैनेजमेंट वहां पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, आप नहीं। हाँ, आपको वोटिंग राइट्स होंगे, आपसे पूछा जाएगा, आप वोट करोगे, जो मेजोरिटी कहेगी वो होगा, लेकिन डिसीजन सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेंगे। तो कंपनी में मालिक अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है, ओनर अलग, मैनेजमेंट अलग, जबकि बाकी सारे बिजनेस में मालिक ही मैनेज करता था। ये मेन फर्क होता है, समझे? क्लियर हुआ? हाँ सर, अभी तो समझ में आ रहा है। आओ सर, फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इस पे हमने चर्चा कर ली। आर्टिफिशियल का मतलब अपने नाम से अलग ही चलेगी। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। देखो बोल रहा है सबसे पहले कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि वो ब्रीद नहीं कर सकती, ईट नहीं कर सकती, रन नहीं कर सकती। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का नाम अलग, मेंबर का नाम अलग, कंपनी अपने नाम से करेगी जो भी करेगी। उसके बाद फॉर्मेशन, कंपनी का फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आजकल अब आसान हो गया है पहले के मुकाबले, लेकिन बाकी फॉर्म से तो अब भी मुश्किल ही है, ठीक है। उसके बाद बाबू परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी बनती भी लॉ से है, खत्म भी लॉ से होगी, मेंबर आते जाते रहेंगे, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल, कंपनी का कंट्रोल सारा बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, यानी कंपनी के अंदर ये नहीं चलता कि भैया ओनर ही सब कुछ कर रहा है, नहीं। कंपनी में डिसीजन मेकिंग अलग है और कंपनी का कंट्रोल अलग है और कंपनी का ओनरशिप अलग है, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी, लाइबिलिटी सबकी लिमिटेड होती है बेटा, तो ये मेरिट में भी आ जाएगा। जितना आपने पैसा लगाया, अगर मेरे पास 100 रुपए का शेयर है तो बस मेरी 100 की लाइबिलिटी है, कंपनी डूब गई तो मेरे 100 डूब गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है बच्चा। अब आ जाता है बच्चों रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग की अगर बात करें तो रिस्क शेयर्ड है अमंग ऑल द मेंबर्स, भाई जितने भी शेयर होल्डर हैं सब मिल बांट के करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेले का होता था, पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स होते थे उनका होता था, तो वैसी ही चीजें हैं, ठीक है जी। चलो सर, मेरिट्स देखो, मेरिट्स क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा लिमिटेड लाइबिलिटी। लो सर, सबसे पहला फायदा यही है, लाइबिलिटी लिमिटेड है, आपके पर्सनल एसेट सेफ है। शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड, जितना पैसा उनका अनपेड है, जो उनका देना बाकी है, बस वहां तक के लिए वो लाइबल है, उससे ज्यादा के लिए वो लाइबल नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या कंपनी में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। मैं जब चाहे अपना हिस्सा बेच सकता हूं। आज मेरे पास 5 शेयर हैं किसी कंपनी के, मैं वो 5 शेयर किसी और को बेच के एग्जिट करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं। वेरी सिंपल। द ईज ऑफ ट्रांसफर बहुत आसान है, एड्स टू द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। आप जब चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहो एग्जिट कर सकते हो। परपीचुअल एग्जिस्टेंस, ये भी एक मेरिट है, कंपनी बंद नहीं होती किसी भी एक पर्सन की डेथ से, रिटायरमेंट से, इंसैनिटी से। देखो क्या बोल रहा है, existence is not affected by death, retirement, resignation, insolvency और insanity of its members. Scope for expansion, कंपनी के अंदर एक्सपेंशन का बहुत स्कोप होता है। एक्सपेंशन का कैसा स्कोप होता है बेटा, क्योंकि देखो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, सारे ही बिजनेस लिमिटेड फंड्स के थ्रू चलते हैं, लेकिन एक कंपनी के अंदर एक बहुत तकड़ा स्कोप होता है एक्सपेंशन का, जितना चाहे उतना बढ़ा लो। कंपनी को कोई टेंशन नहीं है, कंपनी बहुत जल्दी से बंद नहीं होती, कंपनी चलती रहेगी और बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि इनके पास कोई लिमिट ही नहीं है, हर चीज अनलिमिटेड है इनके पास, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स इनका मैनेजमेंट प्रोफेशनल होता है, क्यों? क्योंकि ये हायर कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। देन लिमिटेशंस क्या क्या होंगे? सबसे पहला लिमिटेशन, इसको फॉर्म करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से एक कंपनी बनती है, क्योंकि प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है। कंपनी बनाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। द फॉर्मेशन रिक्वायर्स ग्रेटर टाइम, एफर्ट एंड एक्सटेंसिव नॉलेज। लैक ऑफ सीक्रेसी, कंपनी अपना कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकती, क्योंकि उसको टाइम टू टाइम चीज़ें पब्लिश करनी पड़ती हैं, रिपोर्ट्स देनी पड़ती हैं गवर्नमेंट को भी, और जब वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी तो जनता को, ठीक है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, बेटा वर्क एनवायरनमेंट बहुत इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल क्यों है? पहले वाले सारे बिजनेसेस में क्या होता था, मैं मालिक हूं, मैं अपने बिजनेस के लिए काम कर रहा हूं, मुझे सब पता है, मुझे अच्छा लगता था। अभी मैं मालिक हूं, मुझे पता ही नहीं है मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है। मैंने सिर्फ पैसा लगाया, छोड़ दिया। सब बिजनेस कौन चला रहा है? मैनेजमेंट चला रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहा है, एम्प्लॉइज चला रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो काफी इम्पर्सनल रहता है, कई बार पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ पाते।
बोल रहा है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू अ सिचुएशन इन विच देयर इज लैक ऑफ एफर्ट एज वेल एज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। एफर्ट बहुत कम लगाते हैं लोग, इन्वॉल्वमेंट बहुत कम करते हैं लोग, ठीक है। न्यूमरस रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं। डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले होता है बेटा। डिले क्यों होता है? क्योंकि देखो सबको डेमोक्रेटिकली डिसाइड करना पड़ता है। डेमोक्रेटिकली का क्या मतलब है कि भैया मीटिंग बैठेगी, वोटिंग होगा, वोटिंग होने के बाद सबका इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर कोई चीज़ पे एग्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद जाके कोई भी डिसीजन होगा। इतने में कई बार अपॉर्चुनिटी छूट जाती है। अब सोल प्रोप्राइटर तो फटाफट कर लेता था, पार्टनरशिप में कम मेंबर्स होते थे, जल्दी हो जाता था। यहाँ तो देखो ना कितने सारे मेंबर्स, बहुत दिक्कत है। उसके बाद बोल रहा है ओलिगैरिक मैनेजमेंट। ओलिगैरिक का क्या मतलब होता है? ओलिगैरिक का क्या मतलब होता है बेटा जी कि थियरी में कंपनी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर्स को, जो ओनर्स हैं। इसका मतलब बताया तो ऐसे जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो ओनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी चीजें इसके अंदर और भी आती हैं जहां पे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। एक इम्पर्सनैलिटी बन जाती है, ओनर्स बाहर ही रहते हैं, उनको पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा है। मतलब मेनली चल तो रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं और मेजर डिसीजंस खुद ही लेते हैं। मतलब बोला जाता है कि ओनर के हाथ में सब कुछ है, बट ओनर को इतना मौका ही नहीं मिलता बेटा। एक छोटा सा ग्रुप जो है वो सबके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। इसको ओलिगार्की बोलते हैं बेसिकली। तो वहां से आए ओलिगार्किक मैनेजमेंट, इसीलिए गलत हुआ ना, लिमिटेशन हुआ एक कंपनी का। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं। हम सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सारे के सारे शेयर होल्डर्स या सारे के सारे डिसीजन मेकर्स किसी एक चीज पे एग्री नहीं कर पाते, तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद कितने प्रकार की कंपनी हो सकती है? मेनली हमें दो पढ़ाई गई हैं, प्राइवेट पब्लिक, लेकिन मैंने आपको बताया और भी बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है सर, प्राइवेट कंपनी कौन सी है? आओ जरा फटाफट से देखते हैं। प्राइवेट कंपनी कौन सी है बेटा? जो अपना जो शेयर है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकती, रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इट शेयर्स। यानी प्राइवेट कंपनी में एक मेंबर अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसी का रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है ना भैया, उसी को चलानी पड़ेगी। मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे, ये भी हमने आपको बता दिया। उसके बाद पब्लिक को ये इनवाइट नहीं करते, जनता इसमें पैसा नहीं लगा सकती। इनको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी कोई भी ऐसा प्रोविजन तोड़ती है, इनमें से कुछ भी ब्रेक करती है, तो फिर वो प्राइवेट कंपनी से सीज हो जाएगी, वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी। तो प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी बच्चों मेनली एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट मेंबर्स मिलकर चलाएंगे, पब्लिक उसके अंदर पैसा नहीं लगा सकती, प्राइवेट मेंबर्स अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूं तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। अगर कुछ भी इनमें से ब्रेक करती है तो फिर वो प्राइवेट लिमिटेड के प्रोविजन से खत्म हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। पब्लिक कंपनी कौन सी होगी? विच इज नॉट प्राइवेट। क्या बात है, क्या डेफिनेशन दी है, देख रहे हो किताब में। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। वाह, कम से कम 7 मेंबर, ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड, कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है बेटा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज पे, इजीली अपना सिक्योरिटी अपना शेयर सेल परचेज कर सकते हैं। उसके बाद कोई प्रोहिबिशन नहीं है, जनता इसके अंदर पैसा लगा सकती है। However, a private company which is a subsidiary of a public company is also treated as public company। ये है बढ़िया पॉइंट। बोल रहा है अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो सब्सिडरी है, सब्सिडरी मतलब बच्चा होना, बच्चा है किसी पब्लिक कंपनी का, यानी एक पब्लिक कंपनी ने ही कोई छोटी प्राइवेट कंपनी बनाई हुई है तो वो भी पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी। ठीक है, मतलब एक बड़ी कंपनी है जिसको बोल देता हूं पापा पब्लिक कंपनी है। ठीक है, और एक पापा का बच्चा है जो कि एक प्राइवेट कंपनी बनी हुई थी। ठीक है, तो लॉ की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग मतलब जो बड़ी कंपनी है, और जिसको वो होल्ड कर रही है वो है सब्सिडरी कंपनी। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की तो ये भी प्राइवेट नहीं कहलाएगी, ये भी पब्लिक कहलाएगी। ये बोल रहा है, देखो बोल रहा है हाउएवर अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी of a public company is also a public company।
ओके सर, क्या बात है। लो, पब्लिक कंपनी 7 से अनलिमिटेड, प्राइवेट कंपनी 2 से 200, 3 डायरेक्टर 2 डायरेक्टर मिनिमम, दोनों में मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, 2 to 15, 3 to 15। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, बेटा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मेंबर्स की सारी, शेयर होल्डर्स की सारी डिटेल होती है। पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है, प्राइवेट के लिए कंपलसरी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है, वो अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। इन्विटेशन टू पब्लिक, जनता कहां पे पैसा लगा सकती है? पब्लिक कंपनी में लगा सकती है, प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। स्क्रीनशॉट ले लो। 1 पर्सन कंपनी, क्या बात है। द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 पर्सन कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। एक पर्सन जो कंपनी बना दे बेटा वो 1 पर्सन कंपनी। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ओपीसी इज अ कंपनी इन विच वी हैव ओनली 1 मेंबर, एक ही मेंबर होगा जिसके पास 100% शेयर्स होंगे। अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी टू अ सिंगल एंटरप्रेन्योर। मैंने बोला था ना बेटा कि एक सिंगल एंटरप्रेन्योर, सब जगह उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन अगर वो ओपीसी बना ले तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। ओपीसी इज अ कंपनी वेयर 1 इंडिविजुअल एक्ट एज बोथ शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर। वही शेयर होल्डर भी है, वही डायरेक्टर भी है, सब उसी को करना है। क्या मजा आ गया सर यहां तो। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक कंपनी अगर फॉर्म करनी है तो वो कैसे होती है। तो अब हम एक काम करेंगे, एक तरीके से आपका चैप्टर नंबर 2 पूरा खत्म है। ये एक सेपरेट पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, इस पे एक सेपरेट वीडियो करेंगे। एक बार फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आपके खत्म हो चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बाद एक छोटा टॉपिक आता है इसमें, वो मैं देख लूँ 1 मिनट, क्या इसी पीपीटी में है, नहीं तो वो भी लास्ट में ही करा दूंगा। क्या इस पीपीटी में वो टॉपिक है? नहीं, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों बस यही बचा मेनली, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ये एक सेपरेट ही टॉपिक है, पहले एनसीईआरटी में सेपरेट चैप्टर होता था, चैप्टर नंबर 7, अभी इसी के साथ जोड़ दिया गया है, बट मैं तुम्हें सेपरेट ही पढ़ाऊंगा। एक तरीके से चैप्टर नंबर 2 हमारा डन है। शुरू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में यही वाला फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, और इसको भी 1 शॉट खत्म करेंगे। यहां तक पढ़ो, 5 फॉर्म्स मुझे बताओ क्लियर है या नहीं है। अगर किसी फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मैं अवेलेबल हूं, प्रॉब्लम लिखना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।